बीवी की जिद पर मैंने अपने बाप को घर से निकालकर ओल्ड रूम में शिफ्ट किया। पहले पहल तो मैं हफ्ते में एक तो बार अपने बाप से ओल्ड रूम में मिलने जाया करता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जाना छोड़ दिया। मेरा बेटा इस वक्त 2 साल का था जब मैंने अपने बाप को ओल्ड रूम में शिफ्ट किया। 20 साल बाद मेरे बेटे ने मशहूर यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुआ। बेटे की कामयाबी पर जहां मैं खुश था, वहां इसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश थी। नताइज के बाद यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने तमाम तालिब इल्मों को शहर से सबसे कदीम ओल्ड रूम का विजिट करवाया ताकि वो बूढ़े लावारस लोगों की जिंदगी को करीब से जान सके और इनकी जिंदगी पर रिसर्च कर सके। मेरे बेटे ने वहां अपने दादा को देख लिया तो शतर हुआ, क्योंकि मैंने अपने बेटे को यही बताया हुआ था कि आपके दादा का इंतकाल हो चुका है। मेरा बेटा बहुत मायूस हुआ। मेरे इस झूठ की वजह से इसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपना गोल्ड मेडल लेकर नहर की तरफ रवाना हुआ। वो गोल्ड मेडल नहर में फेंकना चाहता था। इसने देखा कि रास्ते में एक फकीर भीख मांग रहा है। इसने वो गोल्ड मेडल फकीर की झोली में डाल दिया। फकीर वो गोल्ड मेडल लेकर झोंपड़ी में आया तो फकीर की बेटी ने इससे कहा, मुझे अपने ज़माने का वो वक्त भी याद है जब मैं अपने बाप के कंधों पर बैठ जाता था और इसी हाल में मेरा बाप खाना खाता। मेरी माँ मुझे अपने बाप के कंधों से उतारने की कोशिश करती तो बाबा इसे मना करते। अब्बा गुस्सा करते कि आप मेरे बेटे को कुछ ना कहा करें, मैं अपने बेटे का रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी बाप से मोहब्बत बढ़ती गई। जब मैं जवान हुआ तो एक लड़की मुझे पसंद आई। मैंने अपनी माँ को बताने की बजाय अपने बाप को ही बताया कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ। बाप ने जब ये सुना तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मुझे तुम्हारी पसंद की शादी का इंतजार था। चलो अच्छा हुआ कि तुमने लड़की पसंद कर ली। अब मैं तुम्हारी जल्दी से शादी करके अपने दिल के अरमान पूरे कर लूंगा। अब्बा ने मेरी शादी करने में देर ना की और फौरन अक्सा से मेरी मंगनी हुई और अगले महीने मेरी शादी की तारीख तय हुई। शादी के दिन मुझे पता चला कि अब्बा के दोस्ती का दायरा कितना वसी है। हालांकि अब्बा जान कोई मालदार आदमी नहीं थे, लेकिन अक्सर अब्बा यही कहते कि सबसे बड़ी दौलत अच्छा और मुखलिस दोस्त है। और अब्बा के काफ़ी दोस्तों ने मेरी शादी में शिरकत की और वो शादी मेरे ऐसे खुशी थी जैसे अपने सगे बेटे की खुशी में खुश हूँ। मैं तो इस बात पर बहुत हैरान हुआ कि मेरी शादी में वो इंतजामिया बने हुए हैं। हालांकि वो मेहमान बनकर आए हुए थे, लेकिन मेहमानों की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे। अब्बा की वजह से वो मेज़बान बने हुए थे। पहले तो वो शादी में खूब नाचे गाए, फिर इसके बाद इंतजामी अमार संभालने लगे। मेरा बाप दिल का बहुत अच्छा था, लिहाजा इसने वलीमे में गरीब और मस्कीन लोगों को दावत दी और इसके अलावा लोग जो किसी शादी में शरीक ना हो सके, अब्बा ने इनके घर खाना भी पहुंचाया। इनके कई दोस्तों ने अब्बा पर हैरानगी का इजहार किया, लेकिन ये मेरा अब्बा ही था जो ऐसा कर सकता। मुझे ये पता ही ना चला कि कब मेरे दिल से अब्बा उतर गए, या शायद मुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ तो जिसकी वजह से मेरा दिल अब्बा के मामले में सख्त हो गया। यह मेरी बीवी अक्सा की ख्वाहिश थी, जिसने कहा था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब्बा की वजह से पढ़ाई नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे अपने बच्चे इरफान की वजह से थी, जो हमारी पहली औलाद था। पढ़ाई में बहुत ज़हीन था और इतना बड़ा भी नहीं था कि हम इसे अपने से दूर किसी हॉस्टल में शिफ्ट कर सकते। बस सारी रात अब्बा जान खांसते, जिसकी वजह से हमारी नींद खराब होती। लेकिन बच्चों की पढ़ाई का भी तो मसला बनता। मेरे दिल में बस हल्का सा ख्याल आया कि काश अब्बा अलग घर में होते, लेकिन हमारे पास तो कोई अलग घर नहीं था। एक दिन मेरी बीवी अक्सा ने मुझसे कहा कि देखिए, अब्बा को ओल्ड रूम शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये फैसला आपके लिए इतना आसान नहीं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। अब्बा के होते हुए ये घर में पढ़ाई नहीं कर सकते। आजकल बड़े कंपटीशन का दौर है और बच्चों की बुनियाद मजबूत ना हुई तो वो तलीमी मैदान में आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने बीवी को तसल्ली दी कि इस सिलसिले में अब्बा से बात करूंगा, लेकिन सच तो ये था कि अब्बा के सामने इस तरह की बात नहीं कर सकता था। मेरे लिए ये मामला आसान नहीं था। कई दिनों तक मैं कोशिश करता रहा कि अब्बा से कैसे बात करूं कि आपको ओल्ड रूम में शिफ्ट करना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब 2 हफ्ते तक मैंने अब्बा से बात न की तो मेरी बीवी ने एक दिन मुझसे कहा कि अगर आप अपने बाप से बात नहीं कर सकते तो मैं खुद बात करती हूँ। मैंने बीवी को मना किया। मैंने बीवी से वादा किया कि आज शाम इस सिलसिले में ज़रूर बात करूंगा। मैं बहुत परेशान था और बात करने के अल्फाज ढूंढ रहा था। कैसे अब्बा से बात करूं, किस तरह इनकी नज़रों में नज़रें मिलाऊं, कहूं कि आपको इस घर से जाना पड़ेगा। खैर, ईशा की नमाज के बाद अब्बा जान अपने कमरे में थे। जब मैंने इनके दरवाजे पर दस्तक देने आया,
अब्बा ने मुझे अंदर आने को कहा। मैं कमरे में दाखिल हुआ। अब्बा जान ने मेरे अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठाया और कहने लगे, बेटा खैरियत तो है? आज बड़े अरसे बाद मेरे कमरे में आ रहे हो। सच पूछो तो मुझे खुशी महसूस हुई है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम आए कैसे। मैंने अब्बा से कहा कि आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अब्बा जान ने मुझसे कहा, बेटा कहो क्या बात है। मैंने कहा, अब्बा आप तो जानते हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। आपकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है और रात के वक्त हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ज़्यादा दूर होने की वजह से हम लोग परेशान होते हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि आप हॉस्पिटल के साथ एक और रूम है, वहाँ आपको शिफ्ट किया जाए ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ये वो अल्फाज थे जिनको चुनने का मंसूबा बना रखा था ताकि अब्बा से इस तरह बात करूं, मगर अब्बा मेरे दिल का हाल समझ चुके थे और मेरी मजबूरी भी। वो मेरे चेहरे पर इस बात का अंदाज़ा लगा चुके थे कि मैं ये बातें दिल से नहीं कर रहा, लेकिन अपनी बीवी की जिद की वजह से ऐसा कह रहा हूँ। अब्बा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मेरे घर से निकल जाए। मैंने कहा, अब्बा मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। आपके मामले में मैं आप सोच भी नहीं सकते कि, लेकिन बस आपके भले के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। फिर माँ मेरे दोस्त बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं जो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अब्बा ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, कोई और बात है तो बताओ। बेटा मैं तुम्हारे लिए हर काम कर सकता हूँ, तुम्हारी किसी बात को नहीं टाल सकता। अब्बा का सारा सामान ओल्ड रूम में शिफ्ट कर चुका था। आज शाम को अब्बा घर से जाना था। मैं अब्बा को लेने के लिए आया तो मैंने देखा कि वो अरफान से लिपट कर रो रहे हैं। अरफान अभी छोटा था, बार बार कह रहा था, अब्बा जान आप कहाँ जा रहे हैं। और अरफान को वो यही कह रहा था कि बेटा परेशान मत हो, मैं वापस आ जाऊंगा। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जिस दिन अब्बा घर से गए थे इस दिन अरफान बहुत रोया। हम घर में एक ऐसा पुरस्कून माहौल चाहते थे जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो सके। पहले तो मैं अब्बा से मिलने हफ्ते में 1-2 बार जरूर जाता और कभी कभार अरफान को भी अपने साथ ले जाता। हालांकि अरफान इस बात की जिद करता था कि वो हर दूसरे दिन दादा जान के पास जाना चाहता है, लेकिन हम इसे दादा से मिलवाने नहीं ले जाते। लेकिन फिर हर वक्त गुजरते के साथ साथ मैंने ओल्ड रूम में जाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए काफ़ी पैसे कमाना चाहता था और मेरे पास टाइम नहीं था। अरफान शुरू में जिद करता तो इसकी जिद को देखते हुए बीवी मुझे मशवरा दिया कि, और बीवी के मशवरे पर मैंने अमल किया। फिर एक दिन अरफान से कहा कि दादा जान का अस्पताल में इंतकाल हो चुका है और कई दिनों से अस्पताल में एडमिट थे और अब वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। अरफान को मैं एक कब्रिस्तान में ले गया और इसे एक कब्र दिखाई और कहा कि ये तुम्हारे दादा जान की कब्र है। वो छोटा था तो इन बात को नहीं समझता था। अपने दादा की कब्र पर बैठकर रोने लगा। अरफान बहुत रोता था, हर वक्त अपने दादा की तस्वीर को सीने से लगाकर सोता, जबकि हमें अपने बेटे को देखकर काफ़ी अफसोस होता। कभी कभी ऐसा लगता कि हम कितने बुरे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं अपने साथ और अपनी औलाद के साथ। मगर बीवी की तरफ मुझसे हदायत दी गई थी कि अब ये वक्त दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचने का है। अरफान एक अच्छी और महंगी यूनिवर्सिटी एडमिशन हुआ और इस तलीमी अदारे में अरफान हर सेमेस्टर में टॉप कर रहा था। वो मेहनत कर रहा था, जबकि इसके कमरे में हर वक्त दादा की तस्वीर लगी रहती। हमारी बहुत कोशिश थी कि किसी तरह ये दादा को भूल जाए, लेकिन वो अपने दिल से दादा को निकाल ना पाया। और हमें इस बात का खतरा था कि अगर कभी इसे दादा नजर आए या इस बात का पता चल गया कि इसका दादा अभी तक जिंदा है तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। कभी कभी तो मेरे दिल में ये ख्याल आता कि इरफान को सच बता दूं कि मैंने इससे झूठ बोला था, तुम्हारा दादा जिंदा है, ओल्ड रूम में मौजूद है। मगर फिर यही डर था कि बेटा हमसे खफा हो जाएगा, हमें छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि हमने इससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। मैं जब इरफान को इस बारे में बताने की कोशिश करता तो मेरी बीवी आगे आ जाती और मुझसे बार बार यही कहती कि खुदारा ऐसी गलती मत करना वरना हम अपने बेटे को खो देंगे। सेकंड लास्ट मैटर में हमारे बेटे ने यूनिवर्सिटी में और क्लास में टॉप किया तो इंतजामिया की तरफ से इसे गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया गया। अदारे में एक तकरीब हुई जिनमें तालिब इल्म और तालिब इल्मों के वालिदैन ने भी हिस्सा लिया, क्योंकि इनको दावत दी गई थी। मैं अरफान के साथ इसकी माँ को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहाँ बाकी तालिब इल्मों के वालिदैन भी आए हुए थे। इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ हमारे बेटे ने पहली पोजीशन हासिल की, इस बात पर हमें अपने बेटे पर फख्र महसूस हो रहा था। तालिब इल्मों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, एक एक करके हमारे पास आ रहे थे और हमें मुबारकबाद पेश कर रहे थे। मैंने यूनिवर्सिटी में नोट किया कि एक लड़की बार बार अरफान से बातें कर रही है।
इसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन बहरहाल किसी तरह ये अरफान हमसे बात छुपाना चाहता है और इस लड़की को मना करता था। मैं अपने बेटे की आंखें पढ़ चुका था, मैं जान चुका था कि अरफान इसे पसंद करता है, मगर मैंने इस बात का जिक्र अरफान से इस वक्त ना किया। वो लड़की हमें मिलने आई, अरफान की वजह से इसने हमें मुबारकबाद पेश की, लेकिन इस वक्त अरफान इसके साथ बिल्कुल नहीं था। शायद ये बात हमसे छुपाना चाहता था, मगर हमें इस बात का इल्म हो चुका था। तकसीम इनामात हुई और इस बात पर हमें फख्र हुआ कि मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को गोल्ड मेडल पहनाया। मैंने अपने हाथों से बेटे को मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया, और फिर मुझे अंदर से बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं जल्दी से घर जाना चाहता था ताकि अरफान से इस लड़की के बारे में बात करूं। मैंने अपनी बीवी अक्सा से इस बात का जिक्र किया तो इसने कहा मैं आज अपने बेटे से ज़रूर बात करूंगी। घर जाते ही मैंने अरफान से कहा कि वो लड़की कौन है जो बार बार तुम्हारे करीब आ रही थी। पहले तो अरफान ने यह बात हमसे छुपाने की कोशिश की और हमें कुछ न बताया, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहने लगा कि इस लड़की का नाम परवीन है, मैं इसे पसंद करता हूँ। हमारा इरादा था कि जैसे ही हमारी तालीम मुकम्मल होगी तो परवीन के बारे में आप लोगों से बात करूँगा, लेकिन आप लोगों ने हमने पहले ही पकड़ लिया। तकरीब के दौरान मेरी कोशिश थी कि परवीन को अपने से दूर रखूं ताकि आप लोगों को इस बात का शक ना हो कि हमारा चक्कर चल रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, इस बात का तजर्बा रखता हूँ। मेरा इरादा था कि 6 मंथ जैसे ही अरफान की तालीम मुकम्मल होगी तब इसकी शादी कर दूंगा, मगर इस मौके पर मेरा दिल दुखी भी हुआ। मुझे वो बचपन का ज़माना याद आ गया जब मेरी शादी पर मेरा बाप बहुत ज़्यादा खुश था। अब्बा के सारे दोस्त मेरी शादी में शिरकत की थी। ओल्ड होम की मैनेजर ने मुझे बताया कि अब्बा के दोस्त अब भी इससे मिलने आते हैं। वो जिद करते हैं कि हमारे साथ चलो, हमारे घर में रहो हमारे साथ, मगर इनके अब्बा बिल्कुल नहीं जाना पसंद करते। इस वजह से इसके कई दोस्त अब्बा से नाराज भी हो गए थे और अब्बा से इस बात का गिला कर रहे थे कि हमारी इतनी गहरी दोस्ती का क्या फायदा कि हमारे होते हुए तुम एक ओल्ड होम में रहो, वो भी अकेला, और तुम्हारा नालायक बेटा जिसकी शादी पर हमें इतने ज्यादा खुश थे, तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस बेटे ने महज अपनी बीवी की वजह से तुम्हें घर में रहने न दिया। हालांकि हैरत की बात तो ये थी कि हमारा ये घर जिसमें हम रह रहे थे ये अब्बा के नाम पर था, और अब्बा ने कभी भी इस बात का ताना हमें नहीं दिया कि जिस घर में हमें निकाल दिया वो मेरा घर है। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने अपने तालिब इल्मों को शहर से बाहर एक पुराने खंडर जो कि एक तारीखी मकाम था वहाँ ले जाने का फैसला किया, लेकिन फिर हालात ख़राब होने की वजह से शहर के अंदर ही तालिब इल्मों को एक ओल्ड होम का विज़िट करवाया। जब अरफान ने मुझे बताया कि हम शहर के एक सबसे कदीम और बड़े ओल्ड होम का विज़िट कर रहे हैं, मैं यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। अपने बेटे से पूछने लगा कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया आप लोगों को ओल्ड होम का विज़िट क्यों करवाना चाहती है, जिस पर अरफान ने हमें बताया कि अब्बा जान वहाँ बूढ़े लावारिस लोग रहते हैं, ऐसे लोग जिनका अपना कोई नहीं। हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ये टास्क दिया गया कि हम इनसे बात करें, इनकी ज़िंदगी को करीब से जानने की कोशिश करें, वो किन हालात में रहते हैं, इनके अपने जो इन्हें छोड़कर वहाँ से चले गए इनके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं, क्या इनसे वो मोहब्बत करते हैं या नफ़रत। ये सुनकर मेरा दिल बहुत घबराया। मुझे इस बात का खौफ था कि कहीं इंतजामिया इस ओल्ड रूम में न ले जाए जहाँ इनके दादा रहते हैं, यानी मेरा बाप। और फिर जिस बात का खदशा था वो युवा यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्हें इसी ओल्ड रूम का विजिट करवाया गया जहाँ अरफान का दादा था। अब मैं किसी सूरत अरफान को मना भी नहीं कर सकता था कि वहाँ मत जाओ, क्योंकि अगर मैं मना करता तो अरफान मुझसे ज़रूर पूछता कि अब्बा जान आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं। बस दिन ही दिन में ये दुआ कर रहा था किसी तरह वो अपने दादा को पहचान न ले। काफ़ी सारे स्टूडेंट ओल्ड रूम में दाखिल हुए। वो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें और काफ़ी तोहफ़े लेकर आए थे। ये तोहफे इन बुजुर्ग लोगों के लिए थे जिनमें कपड़े और चादरें भी शामिल। वो लावारिस बुजुर्ग बच्चों के सरों पर शफकत भरे हाथ फेर रहे थे, जबकि एक बुजुर्ग मुसलसल अरफान की तरफ देख रहा था। इसने अरफान को अपनी तरफ बुलाया, फिर इसके सर का बोसा लिया और इसका नाम पूछा। जब अरफान ने अपना नाम बताया तो इसने अरफान को अपने सीने से लगाया। काफ़ी अरसा हो चुका था, अरफान अपने बचपन में ही दादा को देखा था, लिहाजा इसे पहचान ना पाया, मगर वो हैरान था कि ये बूढ़ा शख्स इसे देखकर इतना रो क्यों रहा है। इसके मोबाइल में इसके दादा की तस्वीर मौजूद थी। इसने वो तस्वीर बड़े गौर से देखी तो इसे इस बात का यकीन हो गया कि ये मेरे दादा ही है। फिर जाकर इसने इस बुजुर्ग से इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम खुदाबख्श बताया, जिस पर इस बात की तस्दीक हो चुकी थी
कि अब्बा ने मुझसे झूठ बोला था मेरे दादा जिंदा है, जबकि अब्बा मुझे कब्रिस्तान में किसी दूसरे की कब्र पर लेकर गए और कहा कि ये तुम्हारे दादा की कब्र है। इतना बड़ा झूठ अरफान इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो घर आया, इसका चेहरा उदास था, वो किसी से बात नहीं कर रहा था। माँ ने इससे कहा बेटा मैं खाना लेकर आती हूँ, तो इसने कहा मुझे भूख नहीं। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया, अंदर से लाख लगाकर सो गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि वही हुआ जिसका हमें डर था। मुझे इस बात का यकीन था कि इरफान इस बात को पहचान लेगा और इसे पता चल जाएगा हमारे झूठ का, जो आज से कई साल पहले हमने अपने बेटे से बोला था। वो कई घंटे तक सोता रहा, फिर नींद से बेदार हुआ तो बैग उठाकर घर से जाने लगा। मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगा परेशान न हो, मैं 10 बजे आ जाऊंगा। इरफान को इस गोल्ड मेडल से भी नफरत हो चुकी थी जो इसने खुली आंखों से देखे थे। वो अपना गोल्ड मेडल नहर में फेंकना चाहता था, जिसकी तरफ वो रवाना हुआ। रास्ते में एक फकीर झोली फैलाकर बैठा था। इसने अपना वो गोल्ड मेडल फकीर की झोली में डाल दिया। फकीर ने सोचा कि ये कोई कीमती चीज है जो नौजवान मुझे देकर गया है। फकीर अपनी झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो इसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी जरा चेक करो ये क्या है। बेटी ने देखा तो कहा कोई कीमती दात मालूम होती है, अगर ये सोना है तो हम कई दिनों तक भूख नहीं मांगेंगे। हमारा बेटा इस रात घर नहीं आया, हम बहुत परेशान हुए। वो रात हमने जाकर गुजारी। सुबह हुई तो हमें इस बात का बिल्कुल यकीन था कि वो अपने दादा के पास गया होगा। मैं सुबह सुबह ओल्ड रूम पहुंचा तो पता चला कि इरफान अपने दादा को लेकर वहां से रवाना हो चुका है। ना ओल्ड रूम के मैनेजर को इस बात का इल्म था, ना ही मुझे इस बात का अंदाजा था कि इरफान इसे लेकर कहाँ गया है। मगर ये हमारे लिए शर्म की बात थी और इस पर मैंने ओल्ड रूम के मैनेजर से खफा हुआ कि मैं इसका बेटा हूँ, इसका वारिस हूँ। मेरी इजाज़त के बगैर आपने मेरे वालिद को इसके साथ कैसे भेजा? इस पर मैनेजर ने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मैं शर्म से पानी पानी हो गया। वो कहने लगा नासिर साहब आप भी अजीब बात करते हैं, मेरी शोल्डर पर गहरी नज़र है। मैं जानता हूँ कि कौन यहाँ किससे मिलने आता है। पिछले कई साल से आप अपने वालिद को मिलने न आए और अब अचानक आप कह रहे हैं कि आप इसके वारिस हैं। मैनेजर की इस बात पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं वापस घर आया और फिर कोशिश करने लगा कि अपने बेटे को किसी तरह तलाश कर लूँ। यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं बार बार कॉल्स मसूल हो रही थी कि इरफान क्लास अटेंड नहीं कर रहा, अगर वह मुसलसल क्लास से आउट रहा तो नाम खारिज कर दिया जाएगा। हमारे बेटे को घर से गए हुए 1 महीना गुजर चुका था। 30 दिन हम पर 30 साल बनकर गुजरे। एक दिन मैं बाजार से गुजरा तो मेरी नज़र इरफान पर पड़ी। मैंने जैसे ही इसे देखा तो इसने वहां से भागना शुरू कर दिया। मैं पीछे पीछे भाग रहा था, इसे आवाज़ें दे रहा था कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, जो गलती मुझसे हुई तुम वो गलती मत करो। मैं तो अपने बाप का बड़ा बेटा साबित नहीं हुआ, लेकिन तुम अच्छे बेटे साबित हो जाओ। वो रुक गया और फिर वो मुझे एक किराए के मकान में ले गया जहाँ वो अपने दादा के साथ रहता था। वो अपने दादा की खिदमत कर रहा था। मैंने अपने बेटे और बाप दोनों से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आप दोनों का मजलूम हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बेटा किसी सूरत मुझे माफ़ नहीं कर रहा था, जबकि बाप ने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया। दादा ने अपने पोते से कहा कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता कि मेरी वजह से इसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाए। ये था मेरे बाप का कितना प्यार मुझसे कि ज़िंदगी के आखिरी आराम में भी मेरे साथ एहसास था। और मैं कितना बदनसीब कि इतने बड़े मौसम को मैंने अपने से दूर रखा, वो भी अपनी बीवी के कहने पर। अब्बा ने तो मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन शायद अपने आप को कैसे माफ़ कर सकता जो इतने साल में अपने शफीक बाप से महरूम रहा, इसकी खिदमत से महरूम रहा। बस हर वक्त अब्बा से माफ़ी मांगता और हर नमाज के बाद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलबगार होता। और अल्लाह आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि बाप का साया अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कभी भी इस रहमत को आपसे दूर मत कीजिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करें। शुक्रिया।